हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेगबो 2.0 में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे प्यारे दोस्तों, जो 28 फरवरी का क्लास 12 का एग्जाम है हिस्ट्री का, उसका हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आप लोग उसे नहीं देखें तो उसे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। साथ ही आपको बता दें प्यारे दोस्तों, जिस तरह से ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री इंग्लिश, ये सभी क्वेश्चन को जो मेरे द्वारा जो करवाया गया था, काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है। 80 से 85% क्वेश्चन जो है सो मेरा ही वीडियो से देखने को मिला है। तो उसी तरह से आप लोगों का सभी सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव। बस आप लोग अगर अभी भी आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा प्यारे दोस्तों। और साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहां से जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हम लोग इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, आप लोग बहुत ज़्यादा लंबा करके आंसर लिखने का जरूरत नहीं है। भले आप लोगों को वहाँ लंबा कॉपी मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है। जो मेन फैक्ट, जो मेन क्वेश्चन पूछा गया, अगर उसका आप लोग आंसर दे देते हैं तो आपका जो है सो फुल में से फुल मार्क्स आपको दिया जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग केवल अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो हम लोग देखते हैं, इसमें हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित हुई थी। जो हड़प्पा सभ्यता जो है सो कहाँ कहाँ विकसित हुई थी, देख सकते हैं आप लोग क्या है। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसके प्रमुख स्थल था पाकिस्तान, था उत्तरी भारत में स्थित था। पाकिस्तान और उत्तरी भारत में स्थित था। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए मेरे दोस्तों क्या है, बिल्कुल आप लोगों का एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न रहेगा। और आप लोगों को इतना ही बड़ा आंसर लिखना है, बहुत ज्यादा बड़ा करके लिखना नहीं है। जो 5 नंबर का रहेगा उसको थोड़ा सा आप लोग लॉन्ग टाइप करके लिख सकते हैं। अगर आप लोग इसे बड़ा भी करना चाहते हैं, लेकिन जो मेन फैक्ट बता रहे हैं उसको आप लोग ऊपर में कीजिएगा, उसके बाद नीचे। साथ ही आप लोग एक भी क्वेश्चन का आंसर जो है सो खाली छोड़ के नहीं आइएगा, तो ही आपका एग्जाम में अच्छा नंबर आ सकता है। देखिए क्या, शक संवत का आरंभ किसने किया था। तो शक संवत का आरंभ जो है सो कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने किया था। तो जो शक संवत की शुरुआत है, कुषाण वंश के एक शासक था कनिष्क ने किया था। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं प्यारे दोस्तों क्या, नाट्य शास्त्र के लेखक का नाम क्या है। ये जो नाट्य शास्त्र है, इसके लेखक का नाम क्या है। तो इसका जो राइट नाटक का नाम है, सॉरी, इसका जो लेखक का नाम है भरत मुनि है। तो आशा है बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, सांची के स्तूप की खोज किसने किया था। तो सांची के स्तूप की खोज जनरल टेलर ने किया था। जनरल टेलर जो है सो क्या किया था, तो सांची के स्तूप की खोज किया था। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 35 में क्या है, 35 में, ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर पुस्तक की रचना किसने किया था। तो ये ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर पुस्तक जो है सो इसकी रचना किसने किया था, देख सकते हैं। ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर पुस्तक की रचना फ्रांसवा, आप लोग देख सकते हैं, फ्रांसवा बर्नियर ने किया था। ये जो बर्नियर, खाली खाली आप लोग बर्नियर भी याद रखिएगा, तो आप लोग सही करके आ सकते हैं, लिख के आ सकते हैं। फ्रांसवा बर्नियर ने किया था। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। देखिए क्या है, आपको बता दें प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 से लेके जो आप लोगों को 38 तक क्वेश्चन है, टोटल 8 क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को वहाँ आंसर 6 ही क्वेश्चन को देना है। और 6 दूना 12 नंबर का रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 से जो शुरू होगा आप लोगों को, वो 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जहाँ भी आप लोगों को 8 क्वेश्चन दिया जाएगा, लेकिन आप लोगों को 6 प्रश्न का जवाब देना है। और आप लोग उसी प्रश्न का जवाब दीजिएगा जिसका आंसर आप लोगों को अच्छा से आता होगा। तो देखिए इसमें क्या है, सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन को शुरुआत करने वाले को कौन थे। तो सबसे पहले जो भक्ति आंदोलन को शुरुआत किया था, किसने किया था। दक्षिण भारत के अलवार और नायनार संतों ने सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन का शुरुआत किया था। दक्षिण भारत के अलवार थे और नायनार थे, ये सब किया गया था, भक्ति आंदोलन का शुरुआत किया था। आपको बताते प्यारे बच्चों, ये जो नायनार है सो क्या था, तो शिव भगवान का भक्त थे, और अलवार जो है सो विष्णु भगवान के भक्त थे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए बच्चों क्या है, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ था। तो जो बहमनी राजाओं था उसका राजधानी कहाँ था, गुलबर्गा था। उसी तरह विजयनगर की राजधानी कहाँ था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। के बाद चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन आप लोगों के भी देखिए क्या पूछा गया था। आगे क्वेश्चन में जो आप लोगों से पूछा गया है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। तो भारत का जो अंतिम वायसराय थे, लॉर्ड माउंट बेटन था, या आप लोग माउंट बेटन भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्यारे दोस्तों क्या है। आप देखिए सेक्शन सी में आप लोगों से जो है क्वेश्चन, तो इसमें जो आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा, टोटल 8 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आप लोगों को 6 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। और उसी क्वेश्चन का जवाब देना है जिसका आंसर आप लोगों को अच्छा से आएगा। साथ ही आपको बताते प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग अभी भी इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो से आप लोगों का सारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो सकता है। इसलिए बाकी सब्जेक्ट का भी वीडियो आएगा, और इस जो हिस्ट्री आप लोगों का 28 फरवरी है उसका भी और भी सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आएगा, तब जाके आप लोगों का वीडियो क्लियर होगा। तब हम बोलेंगे कि मेरा 80 से 85% क्वेश्चन आप लोगों को, और एग्जाम में आप लोगों को दिखाएंगे भी, जब आंसर की मिलाएंगे उस टाइम आप लोगों को दिखाएंगे कि देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन आया है। सो तो देखिए इसमें क्या है प्यारे दोस्तों,
अस्थाई बंदोबस्त ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई एक, देखिए यहाँ पूछा गया अस्थाई बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषता बताइए। तो अस्थाई बंदोबस्त ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई एक जो है सो भूमि राजस्व प्रणाली थी। इसकी प्रमुख विशेषताएं थी जमींदारों को भूमि का अस्थाई स्वामी बनाना, जो जमींदार था उसको भूमि का अस्थाई स्वामी बनाना, और सरकार द्वारा राजस्व की स्थायी दर निर्धारित करना, जो सरकार है उसके द्वारा जो है सो राजस्व जो टैक्स लेता था उसका जो है सो अस्थायी दर निर्धारित करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं बच्चों, खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं। जो खिलाफत आंदोलन क्या समझते हैं, खिलाफत आंदोलन भारत में मुसलमानों द्वारा तुर्की के खिलाफ के समर्थन में चलाया गया यह आंदोलन था। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन में देखिए उसी के आंसर आगे है, खलीफा के समर्थन में चलाया गया आंदोलन था, वो आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 41। आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत छोटा छोटा आंसर करवाए हैं, उसके लिए आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर आप लोग ऐसा लिख के आते हैं तो 100% आप लोग श्योर रहिए कि आपका एग्जाम में एक भी नंबर कटेगा नहीं, क्योंकि बहुत आप वहाँ पेज तो लंबा देते हैं, क्योंकि सब विद्यार्थी एक जैसे नहीं होते हैं। तो जिनको याद नहीं होता बहुत बड़ा बड़ा करके भी लिखते हैं, लेकिन आप लोग बड़ा करके भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मेन फैक्ट है सो आना चाहिए। और साथ ही आप लोग को बताएं कि क्वेश्चन जो है सो आप लोग खाली नहीं छोड़ के आइएगा। देखिए इसमें क्या अभिलेख से आप क्या समझते हैं, इनका महत्व क्या है। जो अभिलेख है उसका क्या महत्व है, तो देखिए अभिलेख पत्थर, धातु या मिट्टी पर लिखे गए ऐतिहासिक दस्तावेज है। इनका महत्व यह है कि ये हमें अतीत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। ये जो है सो हमें क्या करता है, अतीत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है या प्राप्त करवाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन करें। जो कृषि उत्पादन है उसमें महिला की क्या भूमिका है उसका वर्णन करने बोला है। तुम लोग देख सकते हो बच्चों इसमें क्या, प्राचीन काल से ही कृषि उत्पादन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वे बुआई, कटाई और फसल प्रसंस्करण जैसे कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेती है। कहने का मतलब जो जिसमें किसाई मैंने जिसमें कृषि होता है, तो कृषि के अंतर्गत महिलाओं का काम क्या होता है, बुआई करना, कटाई करना, फसल प्रसंस्करण जैसे कार्यों में जो है सो महिला अपना काफी योगदान देती है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में बच्चों क्या है, संविधान सभा की प्रमुख समितियां का वर्णन करें। संविधान सभा का जो प्रमुख समिति था क्या क्या था, संविधान सभा की प्रमुख समितियां थी प्रारूप समिति, संघ समिति, संघ शक्ति समिति और प्रांतीय समिति। ये आप लोगों को याद कीजिएगा। देखिए क्या है, प्रारूप समिति है, संघ शक्ति समिति है और प्रांतीय संविधान समिति है। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए क्या है। तो देख सकते हैं बच्चों इसमें क्या है, किताब उल हिंद पर एक लेख लिखे हैं। जो किताब उल हिंद है उस पर एक टिप्पणी लिखने बोला है। किताब उल हिंद अल बरूनी द्वारा रचित गया है। मतलब ये जो किताब उल हिंद है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी करवाए हैं, ये अल बरूनी के द्वारा जो है सो लिखा गया है, एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसमें 11वीं सदी के भारत के सामाजिक, जो 11वीं सदी है उसके अंतर्गत भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। तो आशा है बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ से आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी याद कर सकते हैं कि ये जो अल बरूनी द्वारा है किताब उल हिंद लिखा गया है। और किताब उल हिंद में क्या है, जो 11वीं सदी के समय जो है भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन का जो है सो काफी अच्छे से वर्णन मिलता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए मेरे बच्चों क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 43 देख लिया। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 में देखते हैं, भारत के महत्व पर प्रकाश डालिए। महाभारत के जो महत्व है उस पर प्रकाश डालने बोला है, तो क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखिए महाभारत एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है जो धर्म, दर्शन और नैतिकता पर प्रकाश डालता है। क्या है, ये जो है सो भारतीय महाकाव्य है जो क्या करता है, धर्म, दर्शन और नैतिकता पर प्रकाश डालता है। यह भारतीय संस्कृति और साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारतीय संस्कृति और साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए क्या है, आम लोग विभाजन की किस तरह देखते हैं। आम लोग जो है सो विभाजन को किस तरह से देखते हैं उसके बारे में पूछा गया है। भारत का विभाजन आम लोगों के लिए एक दर्दनाक अनुभव था। भारत का विभाजन आम लोगों के लिए एक दर्दनाक जो है सो क्या था, अनुभव था। इससे लाखों लोग विस्थापित हुए और सांप्रदायिक हिंसा का शिकार हुए। कई लोगों ने अपने परिवार और परिजनों को खो दिया था। ये आप लोग देख सकते हैं, काफी दर्दनाक घटना है। इसमें आम लोगों के विभाजन की किस तरह से हम लोग देखते हैं, तो क्या होता है, भारत का विभाजन आम लोगों के लिए एक दर्दनाक है। क्योंकि भारत जो है सो पहले पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश ये सब एक था। तो वही इसमें बताया गया बच्चों, ये जो है सो क्या संप्रदायिक मतलब वो जो लड़ाई झगड़ा होता है धर्म के मामले में उसी से संबंधित है। तो आशा है बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। इसमें आप लोगों का जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा, यहाँ आप लोगों को कुल 6 प्रश्न दिया रहेगा, लेकिन वहाँ आप लोगों को 4 ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया, इब्न बतूता द्वारा वर्णित डाक व्यवस्था, जो इब्न बतूता द्वारा वर्णित डाक व्यवस्था है उस क्या है। तो देखिए इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत की डाक प्रणाली का विस्तृत विवरण दिया। कहने का मतलब क्या है, ये जो इब्न बतूता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के दौरान भारत की में जो है सो डाक प्रणाली का विस्तृत विवरण दिया है।
उन्होंने दो प्रकार की डाक प्रणालियों का उल्लेख किया है। ये जो इब्न बतूता है जो मोरक्को से आया था, उसने भारत में दो प्रकार की डाक व्यवस्था का उल्लेख किया है। देखिए क्या है, अश्व डाक मतलब उलूक, और एक होता है पैदल डाक जिसको दावा बोलते हैं। तो अश्व डाक मतलब क्या होता है, अश्व मतलब होता है घोड़ा, तो उसी से आप लोग रिलेट करके याद रखिएगा प्यारे बच्चों। यह घुड़सवारों द्वारा चलाई जाती थी अश्व डाक। प्रत्येक 4 मील की दूरी पर शाही घोड़ों के साथ डाक चौकियां स्थापित की गई थी। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, उसके बाद है पैदल डाक। इसमें पैदल चलने वाले धावक धावक शामिल थे। उसमें अश्व डाक है, तो अश्व मतलब क्या, घुड़सवारों द्वारा जो घोड़े के द्वारा ले जाया जाता था पोस्ट वगैरह। उसके बाद एक पैदल डाक है, इसमें क्या होता है, इसमें पैदल चलने वाले धावक शामिल थे जो एक एक मील की दूरी पर स्थित स्टेशनों के बीच संदेश पहुंचाते थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बच्चों क्या है। आगे देख सकते हैं आप लोग यहाँ, इस प्रणाली ने सुल्तान को साम्राज्य के दूर दूर दराज के हिस्सों से त्वरित जानकारी प्राप्त करने और तेजी से आदेश भेजने में सक्षम बनाया है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 48 में। देखिए क्या है, अकबर की जो धार्मिक नीति है उसके बारे में पूछा गया। वहां आप लोगों का क्वेश्चन ऐसे रहेगा प्यारे दोस्तों, अकबर की धार्मिक नीति को आप लोग विस्तृत से बताइए। आप अकबर की जो धार्मिक नीति है उससे आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा। देखिए बहुत ज्यादा लंबा आंसर करके लिखना नहीं है, जिस तरह से हम बता रहे हैं उतना ही लंबा आप लोग लिखिएगा, आपका नंबर कन्फर्म मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि जितना, देखिए मेन फैक्ट जो है अगर आप उसको लिख देते हैं तो ये मैटर नहीं करता है कि आप लोग कितना वर्ड किए। हाँ थोड़ा सा होता है, मान लीजिए आप लोग 150 वर्ड में बोला है और 10 वर्ड में लिख दिए तो ये सटीक नहीं होगा। अगर 150 वर्ड का बोला है 120 वर्ड में भी आप लोग का हो जा रहा है तो बहुत अच्छा है। तो देखिए इसमें क्या है, वर्ड मैटर नहीं करता है, जो शब्द लिखे हैं आप लोग, आपका जो मेन फैक्ट आंसर पूछा गया वो आया है कि नहीं सो मैटर करता है। अकबर की धार्मिक नीति थी, तो अकबर की धार्मिक नीति क्या था, अकबर की धार्मिक नीति को सुलह ये कुल के रूप में जाना जाता है। जो अकबर की धार्मिक नीति थी सुलह ये कुल के नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों, जिसका अर्थ होता है सार्वभौमिक शांति। ये जो सुलह ये कुल की अर्थ क्या होता है, सार्वभौमिक शक्ति शांति। इसकी मुख्य विशेषता इस प्रकार है, ये जो सुलभ ये कुल है इसकी विशेषता क्या क्या थी उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो धार्मिक सहिष्णुता, उन्होंने सभी धर्मों के प्रति सम्मान दिखाया था। अकबर जो है सो सभी धर्मों के प्रति क्या दिखाया था, सम्मान, और धार्मिक भेदभाव को समाप्त कर दिया था। और इसने क्या किया था, धार्मिक भेदभाव को समाप्त कर दिया था। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, इबादत खाना, जो इबादत खाना था, इन्होंने विभिन्न धर्मों के विद्वानों के बीच धार्मिक चर्चाओं के लिए इबादत खाना की स्थापना किया। जो विभिन्न धर्मों के जो बीच था, विद्वान थे, उसको जो है सो उस पर चर्चा करने के लिए जो है सो क्या किया, इबादत खाना की स्थापना किया था। उसी तरह से चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है। आगे इसमें दिया है दिन ये इलाही, उन्होंने सभी धर्मों के बीच सर्वोत्तम तत्वों को मिलाकर एक नया धर्म दिन ये इलाही की शुरुआत किया था। कहने का मतलब कि आप लोग देख सकते हैं ये जो दिन ये इलाही, उन्होंने सभी धर्मों के सर्वोत्तम तत्वों को, जो सभी धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई, सभी धर्म के जो मूल तत्व है उसको मिलाकर एक नया धर्म बनाया था, उसी को हम लोग बोलते हैं दिन ये इलाही। तो अगर आप लोगों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि दिन ये इलाही की शुरुआत किसने किया था, तो अकबर ने किया था। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए इसने क्या किया था, एक बहुत अच्छा काम किया था, जजिया का उन्मूलन। उन्होंने गैर मुसलमानों पर, गैर मुसलमान मतलब जो मुसलमान नहीं है, उन्होंने गैर मुसलमानों पर लगाए गए जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तो ये काम किसने किया था, अकबर ने किया था। तो यही इसका धार्मिक नीति है। बहुत ज्यादा पॉइंट बहुत ज्यादा लंबा करके लिखने जरा चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में है, मगध साम्राज्य के शक्तिशाली, यहाँ देख सकते हैं आप लोग क्या है, मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के कारण क्या है। तो जो मगध साम्राज्य है उसके शक्तिशाली होने के क्या कारण है, भौगोलिक लाभ। सबसे पहले भौगोलिक लाभ जो है सो, मगध की राजधानी राजगिरा पहाड़ियों से घिरी हुई थी। मगध जो है सो आप लोगों को पता होगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म में टोटल महाजनपद 16 महाजनपद का उल्लेख है, जिसमें से मगध जो है सो काफी चर्चित रहा है। तो मगध की जो राजधानी है सो राजगिरा या गिरिराज हम लोग बोल सकते हैं, जो पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जो इसे प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती थी। उसके बाद देख सकते हैं आप लोग यहाँ क्या है, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है उपजाऊ भूमि। गंगा और सोन नदियों के बीच किनारे स्थित होने के कारण मगध की भूमि उपजाऊ थी। ये जो आप लोग मगध देख रहे हैं सो गंगा और सोन नदी के किनारे था, जिसके कारण क्या होता है, जो क्षेत्र जो है सो नदियों के किनारे होता है उसका भूमि जो है सो उपजाऊपन होती है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और जिससे क्या हुआ, मगध में जो है सो कृषि उत्पादन अच्छा मात्रा में होने लगा। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, लोहे की उपलब्धता, और लोहे की उपलब्धता, मगध क्षेत्र में लोहे की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता ने मजबूत हथियारों और उपकरणों के निर्माण में मदद किया था। चूंकि वहां पे जो मगध है, मगध की राजधानी राजगिरा, वहां जो है सो मेन मकसद जो था, मेन मकसद सॉरी
मेन जो उत्पादक था सो लोहा काफ़ी अधिक मात्रा में था, जिसके कारण औजार वगैरह हथियार वगैरह बनाने में काफ़ी सुविधा हुआ। उसके बाद देखिए हस्ती सेना, मगध साम्राज्य के पास शक्तिशाली सेना थी। मगधशाली के पास क्या था? शक्तिशाली हस्ती सेना था। हस्ती सेना मतलब जो अपना सेना था उसी को हम लोग बोलते हैं, तो शक्तिशाली सेना थी। उसके बाद यहाँ आप लोग देख सकते हैं योग्य और महत्वाकांक्षी शासक बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे इस शासकों ने साम्राज्य का विस्तार किया था। ये जो वहाँ का योग्य शासक था मगध का, कौन कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद जैसे शक्तिशाली शासकों ने जो सो मगध साम्राज्य का काफी विस्तार किया और सबसे बड़ा महासाम्राज्य बन गया। तो आशा है बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। साथ में चैनल में पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आपको बता दें प्यारे बच्चों, आप लोगों को एग्जाम में एक भी क्वेश्चन का आंसर खाली छोड़ के नहीं आना है। देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये ठीक है, या इसी से रिलेटेड पूछेगा तो आप लोग इसको मिला के लिख सकते हैं, ताकि आप लोगों का एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आ सके। और आपको बता दें प्यारे दोस्तों, व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, जाके आप लोग वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वीडियो आप लोगों को आए तो वहाँ के माध्यम से आप लोगों को आंसर की वगैरह सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और इसके बाद आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, या आप लोग बताइएगा। एक बात और बता दें प्यारे दोस्तों, आप लोग चाहते हैं कि एक वीडियो में सारा चीज़ कंप्लीट हो जाए, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। चूँकि देखिए हम तो कोई विद्वान है नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा कि एक ही वीडियो में सारा चीज़ करवा देंगे। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए 5-6 वीडियो आएगा। अगर सभी वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लेते हैं तो ये मेरा दावा है कि 80 से 85% क्वेश्चन मेरा वीडियो से देखने को मिलेगा, जैसे सभी सब्जेक्ट में जिसका एग्जाम हुआ है उसमें देखने को मिला है। तो चलिए इसमें देखिए क्या है क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताएं बताइए। वहां पे आप लोगों से पूछा जाएगा मोहनजोदड़ो की विशेषताएं के लोग लिखें, या मोहनजोदड़ो की जो विशेषता है उसका वर्णन करें। तो देखिए इसमें क्या है, शहरी जीवन था। मोहनजोदड़ो में एक अच्छी तरह से नियोजित शहर व्यवस्था थी, जिसमें ग्रिड ग्रिड पैटर्न पर जो है सो सड़क और जल निकासी शामिल था। वहां सड़क जो है सो एक दूसरे को एकदम समकोण पर काटता था, ऐसे करके काटता था। और साथ में वहाँ जो मोहनजोदड़ो में था सो जल नियोजन का जो है सो तरीका अच्छा था। रोड जो है सो ग्रिड पद्धति पर बना था। जल निकासी के अच्छा साधन थे, जो हम लोग हर तरफ कहीं कहीं आप लोग रोड में कहीं कहीं नली देखते होंगे, और जो सीमेंट वगैरह से ढाला जाता था, ये अभी नहीं पहले ही चलता था। अब इसके बाद देखिए क्या है, विशाल स्नानागार। स्नानागार, यहाँ एक विशाल स्नानागार मिला जो धार्मिक अनुष्ठित उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता था। विशाल स्नानागार मिला था और जो है सो वहाँ धार्मिक अनुष्ठानिक जो है सो उद्देश्यों के लिए वहाँ पे उपयोग उसका किया जाता था। उसके बाद देखिए पहले उसको क्या है, उसके बाद है अन्न भंडार। मोहनजोदड़ो में एक बड़ा अन्न भंडार था जो अनाज के भंडार के लिए उपयोग किया जाता था। मोहनजोदड़ो जो है सो क्या था, मोहनजोदड़ो एक बड़ा अन्न भंडार था जो अनाज के भंडार के लिए उपयोग किया जाता था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं पहले उसको क्या है। देखिए हम यहाँ टोटल 6 क्वेश्चन को करवा रहे हैं, और वहाँ भी आप लोगों को इसी तरह से 6 क्वेश्चन रहेगा, और 6 क्वेश्चन का जो है सो 6 क्वेश्चन का सेट हम करवाएंगे। लेकिन 6 क्वेश्चन में आप लोगों को 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, और 4 क्वेश्चन जो आपका रहेगा सो 5 नंबर का रहेगा, 4 पंचे 20 नंबर का। इससे पहले 2 नंबर और 3 नंबर का क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। अगर आप लोग उसे नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं प्यारे दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या है, अगला पॉइंट है इसमें उत्कृष्ट जल निकास हो गया। नगरों में नालियों का जाल बिछा हुआ था। जल निकासी की ऐसी व्यवस्था विश्व में कहीं नहीं थी। मोहनजोदड़ो के समय जो जल निकासी की व्यवस्था थी, इससे पहले वहां पे ऐसा कहीं नहीं था। उसके बाद भवन निर्माण। नगरों में भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। आप लोग याद देख सकते हैं, यहाँ पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 में देखते हैं क्या है, 1857 के विद्रोह की विफलता के कारण। 1857 के विद्रोह से संबंधित आप लोगों को जो फैक्ट पता है आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ जो मुख्य पॉइंट पूछा गया है विफलता, मतलब वो जो 1857 का विद्रोह असफल रहा, उसका कारण क्या है, क्यों असफल रहा, उसके बारे में पूछा गया फिर उसमें। तो यहाँ हो जाएगा नेतृत्व का अभाव। उसमें जो है सो नेतृत्वकर्ता का अभाव था। किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए उसके नेतृत्वकर्ता होना बहुत जरूरी होता है, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। विद्रोह में एक प्रभावी और एक एकीकृत नेतृत्व का अभाव था। और उसके बाद सीमित संसाधन भी बहुत कम मात्रा में था। विद्रोहियों के पास आधुनिक हथियारों और संसाधनों की कमी थी। जो यहाँ के विद्रोही थे उसके पास हथियार भी अच्छे से नहीं थे और संसाधन की भी कमी थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या है, समन्वय की कमी। विद्रोहियों के बीच समन्वय की कमी थी, दैट मीन्स तालमेल का कमी था, जिसमें वे एक संयुक्त मोर्चा बनाने में विफल रहे थे। और जब तालमेल आपस में नहीं रहेगा तो किसी भी हाल में जो है सो मोर्चा वगैरह या साथी वगैरह संगठन वगैरह नहीं बन सकता है। उसके बाद देखिए प्यारे दोस्तों इसमें क्या है, ब्रिटिश सेना की श्रेष्ठता। जो ब्रिटिश सेना है उसकी श्रेष्ठता, ब्रिटिश सेना बेहतर हथियारों प्रशिक्षण
से लेस थे। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है, जो ब्रिटिश, आप लोग एक तरफ देख सकते हैं कि जो भारतीय सेना है उसके पास ना हथियार अच्छा से था, ना कोई ट्रेनिंग किया हुआ था, ना संसाधन का था, लेकिन वहीं पे ब्रिटिश जो सेना था उसके पास हथियार भी था, संसाधन भी अच्छे खासे मात्रा में था, और सब ट्रेनिंग करके भी आए थे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। भारतीय शासकों का सहयोग नहीं मिलना, कई भारतीय शासकों ने ब्रिटिश का साथ दिया था। तो ये जो है सो आप लोग देख सकते हैं, फिर से यहाँ देख लीजिए एक बार, भारतीय शासकों का सहयोग नहीं मिलना, जो भारत का शासक है वो सब जो है सो सहयोग नहीं कर रहा था। कई भारतीय शासकों ने ब्रिटिशों का साथ दिया था, कई भारतीय शासक जो था सो क्या किया था, वो जो है सो अंग्रेजों को साथ दे रहा था। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। क्वेश्चन नंबर 52 में आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों, आप लोगों से पूछा गया असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन आपको बता दें प्यारे बच्चों, असहयोग आंदोलन क्या है, क्या उसका कारण था, अगर उससे संबंधित आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग इसका आंसर लिखिएगा, आपका एग्जाम में नंबर जरूर आएगा। लेकिन आप लोग एक बात और बता दे रहे हैं, आप लोग बिल्कुल मेरा बात मानिएगा, आप लोग पन्ना खाली छोड़ के नहीं आइएगा। और 30 जो ऑब्जेक्टिव रहता है, 30 में से 30 आप लोग लाने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप लोगों को एकागो क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो उसको छोड़ के अगल बगल वाला देख के अगर देख सकिएगा तो उसका वाला देख के भी आप लोग ला सकते हैं, और 30 में से 30 आप लोगों को चाहिए ही चाहिए। बाकी वीडियो जो हम बना दिए वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और बाकी सब्जेक्टिव वीडियो और भी आएगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सब्जेक्टिव वीडियो कैसा चाहिए, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, या किसका चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में असहयोग आंदोलन के बारे में पूछा गया। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1920 ईस्वी में शुरू किया गया एक जन आंदोलन था। जन मतलब लोगों के द्वारा। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकारों के साथ ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग करके स्वराज प्राप्त करना था। स्वराज दैट मीन्स अपना राज, भारत की राज। आंदोलन की भूमिका की विशेषताएं निम्न था। ये जो असहयोग आंदोलन था उसकी भूमिका की विशेषता निम्न थी। आपको बता दें मेरे दोस्तों, ये असहयोग आंदोलन जो है सो 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1922 ईस्वी में रिटर्न या वापस ले लिया। तो क्यों वापस लिया? क्योंकि महात्मा गांधी जो है सो अहिंसा के खिलाफ थे। तो वहां पे क्या हुआ था, चोरी चोरा कांड में जो है सो कांड हुआ था, और जिसके कारण ट्रेन की जो है सो आग लगा दिया था, पुलिस चौकियों का भी जो है सो होली जलाया गया, तो जिससे एक चौकीदार का जो है सो मृत्यु भी हो गया था। तो उसी से दुखित होकर महात्मा गांधी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। कब? 1922 ईस्वी में। तो चलिए देखिए, हम लोग देखते हैं कि इसका जो है सो क्या कारण था, इसकी विशेषता क्या था। ये बोला आंदोलन की मुख्य विशेषता, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। क्या है असहयोग आंदोलन मतलब सहयोग नहीं करना, तो वही बोला विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्तुओं का अपनाया। लोगों ने क्या किया, जो है सो विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्तु को अपनाया। उसी तरह से अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट में क्या है, सरकारी संस्थानों का बहिष्कार करना। वकीलों, शिक्षकों, छात्रों ने सरकारी संस्थानों का बहिष्कार किया। वकील जो है सो वकालत में नहीं जाने लगे, शिक्षक जो है सो पढ़ाने नहीं जाने लगे, छात्र जो है सो पढ़ने नहीं जाने लगे सरकारी दफ्तर में जो अंग्रेजों का था। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, कर का भुगतान ना करना। जो टैक्स था वो सब जो है सो लोगों ने नहीं देने लगा। लोगों ने ब्रिटिश सरकार को करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बच्चों, इसमें है शासकों ने ब्रिटिश का शासन दिया। और शासकों ने जो है सो किसका शासन दिया, ब्रिटिश का शासन दिया। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए इसमें क्या है, अगला पॉइंट में आप लोगों से यहाँ बोला गया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चरखे स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, खादी वस्त्रों को अपनाना और चरखे का उपयोग करना, यही जो है सो नीति अपनाया गया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन, इस आंदोलन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन और हड़तालों पर जोर दिया गया। शांतिपूर्ण, किसी तरह का हो हल्ला नहीं, और बिल्कुल शांतिपूर्ण जो है सो प्रदर्शन किया गया, चक्का जाम किया गया था और हड़ताल किया गया था। उसके बाद आगे देख सकते हैं आप लोग क्या है, यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। तो आशा है बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा 5 नंबर का क्वेश्चन, और आप लोगों को इसी तरह से बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगर अभी भी आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। और आपको बता दें प्यारे दोस्तों, जब आप लोग एग्जाम दे के आइएगा तो आंसर की आप लोग सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिला सकते हैं। साथ ही आपको बता दें प्यारे दोस्तों, इसी तरह से आप लोगों का और भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, उसको देखिएगा तो ही आपका सब्जेक्टिव क्लियर हो सकेगा। और आप लोग उम्मीद रखिए कि 80 से 85% क्वेश्चन जो है हम आपका एग्जाम में अपने वीडियो से माध्यम से भिड़ा देंगे। बाकी आप लोग लिख के आते हैं या नहीं आते हैं ये आप लोगों को पर निर्भर करता है। देखिए हम डायरेक्ट वैसा क्वेश्चन नहीं लिखवाते जिसका आंसर आप लोग दूसरा क्वेश्चन में नहीं लिखवा सकते। देखिए यहाँ पे क्या लिखवाए हैं, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन के बारे में आप लोग जो जानते हैं वहाँ पूछा गया, अगर जानते हैं तब तो ठीक है, नहीं जानते तो ये सब पॉइंट भी आप लोग लिख सकते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पूछा गया सहयोग आंदोलन क्या है, सहयोग आंदोलन का जो है सो उसका जो है सो विशेषता का चर्चा करने बोला है। तो इसी तरह से आप लोग जो है सो एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग समझ के जाइएगा ना, तो आप लोगों का एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर रट के जाइएगा
तो आप लोगों का एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं आएगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।